दोस्तों वेलकम टू सिलेक्शन आईएएस। मेरा नाम है कलाम आजाद। और आज यूपीएससी के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज चाइना एंड ताइवान रिलेशनशिप। जैसा आप जानते हैं हाल ही में 13 जनवरी को ताइवान में इलेक्शन कंक्लूड हुए हैं और वहां पे नई गवर्नमेंट बनी है अंडर द डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ ताइवान अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मिस्टर लाई चिंग तेई। यहाँ पे ये जानना बेहद इंटरेस्टिंग होगा, मिस्टर लाई चिंग तेई को चाइना एक ट्रबल मेकर के तौर पे देखती रही है और इसके साथ ही नाउरी नाम का एक स्मॉल आइलैंड कंट्री फ्रॉम द पैसिफिक ओशियन, उसने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को ताइपेई दैट इज ताइवान से शिफ्ट कर बीजिंग यानी चाइना की तरफ कर रहा है। जिस प्रकार से चाइना ने नाउरू कंट्री के ऊपर प्रेशर बनाया है वो कोई नया नहीं है। चाइना के सभी बॉर्डर्स ऑलमोस्ट हमेशा डिस्प्यूट में रहते हैं। तो यूपीएससी पॉडकास्ट के आज के इस क्रम में आज हमारे साथ हैं यूपीएससी फील्ड में पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के जाने वाले एक्सपर्ट एंड यूपीएससी कोच मिस्टर विकास सरन सर। Hello sir, welcome to Selection IAS. Thank you for having me here. Thank you. So आज हम विकास सर से जानेंगे कि आखिर ताइवान और चाइना का मेन मुद्दा क्या है, इशू क्या है आपकी यूपीएससी एग्जामिनेशन को लेकर के। जैसा आप जानते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस न केवल पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल वाले विद्यार्थियों के लिए जरूरी है, बट उनके साथ साथ जनरल स्टडीज के पर्सपेक्टिव से भी, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जाम हो या मेंस का जीएस पेपर 2 हो या आपका इंटरव्यू इंटरनेशनल रिलेशन से, इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे ही जाते हैं। और जब बात चाइना की हो जिसके साथ हमारी बॉर्डर बनती है, बहुत सारे डिस्प्यूट रहे हों इंटरनेशनल रिलेशंस में, बायलैटरल और मल्टीलैटरल लेवल पे बहुत सारे बदलाव और चैलेंजेस हमने चाइना की वजह से फेस किया हो, तो इसके ऊपर यूपीएससी का स्पेशल अटेंशन होना लाजमी है। तो विकास सर, मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि अभी हाल ही में ताइवान के अंदर जो नई सरकार बनी है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर लाई चिंग तेई, तो किस प्रकार से चाइना के लिए एक थ्रेट है, आखिर वो उनको ट्रबल मेकर के तौर पे क्यों देखती रही? यस, ये काफी लाजमी सवाल है। चाइना ने ना कि उनको ट्रबल मेकर कहा है बल्कि उनको डेंजरस सेपरेटिस्ट का भी टैग दिया हुआ है, जो कि अगर हम देखें लाई चिंग तेई की पॉलिसीज को चाइना को लेके, तो हम पाएंगे कि वो पूरी कोशिश करते हैं और काफ़ी एग्रेसिवली ताइवान की सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और उनकी पॉलिसी में हम देखेंगे उनका झुकाव वेस्ट की तरफ, यूएस की तरफ, और जो कि चाइना को काफ़ी ज़्यादा खटकता है। जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हुए हैं लाई चिंग तेई, उनका हम अगर पॉलिसीज देखें तो हम देखेंगे कि उनका झुकाव ज़्यादा यूएस की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, ऐसी कंट्री की तरफ से जो उनको सपोर्ट करती है ताइवान इंडिपेंडेंस को लेके और ताइवान को सॉवरेनिटी को लेके। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे चाइना की पॉलिसी उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव रहती है ये, और उनके अप्रोच हैं वो काफ़ी एंटी चाइनीज रहते हैं। चाइना ने इसीलिए उनको जो टैग दिया हुआ है डेंजरस सेपरेटिस्ट का। सर, हमारी यूपीएससी पॉडकास्ट में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही यूपीएससी की तैयारी शुरू की है या शुरू करने की प्लानिंग कर रही हैं। ओके, तो उनके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैं जानना चाहूँगा कि आखिर ताइवान को लेकर के किस तरह का रिकॉग्निशन इंटरनेशनल लेवल पे है। ओके, क्या वो एक देश है, और अगर नहीं तो क्या डिस्प्यूट है, और चाइना का इसमें क्या रोल है? जी, अगर हम बात करें ताइवान को लेके तो हमें अगर हिस्ट्री में जाए तो चाइना में एक टाइम पे एक रूलर थे KMT, और वो रूल कर रहे थे चाइना को, और उनका झुकाव काफी वेस्ट की तरफ था। जब लेकिन चाइना में रेवोल्यूशन हुआ माओ जेडुंग के नेतृत्व में, तो हम देखते हैं कि उनको वहां से भागना पड़ा और वो भाग के ताइवान में आए। ठीक है, और उसके बाद से ताइवान का एग्जिस्टेंस आता है और ताइवान में मॉडर्न डेमोक्रेसी, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी पर फोकस किया और मॉडर्नाइज हुआ और इंडस्ट्रियलाइज हुआ ताइवान। तो ये एक हिस्टोरिकल स्नैपशॉट है। और बात करें चाइनीज पॉलिसी की, तो चाइना हमें पता है कि एक सुपर पावर इमर्ज हो चुका है। तो इसकी एक पॉलिसी है वन चाइना प्रिंसिपल्स, और दूसरे भाषा में इसको वन चाइना पॉलिसी भी बोलते हैं। तो चाइना के जितने भी रिलेशंस है, बायलैटरल रिलेशन दूसरी कंट्रियों के साथ, वो उनको फोर्स करता है और एग्री करता है कि वो वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करे, जो कि यूएस भी वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है। बात करें इंडिया की, तो इंडिया भी वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है। इसका मतलब ये है देयर कैन नॉट बी रिलेशन विद एनी कंट्री इफ द कंट्री हैज रिलेशन विद द चाइना, the country cannot have relation with the Taiwan. This will not be recognized by the China, and rather
there will be repercussion. तो China strongly talk about having relationship with the China rather than Taiwan because China itself consider Taiwan as a part of it. एक्सीलेंट सर। सो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे या यूएन ने भी अभी तक ताइवान को एक कंट्री के तौर पे दर्जा नहीं दिया है जी। और भारत की अगर अपनी स्टैंड की बात करें तो भारत भी चाइना की वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है जिसमें हमारी बायलैटरल रिलेशनशिप चाइना के साथ है और इट मीन्स कि ये ताइवान के साथ किसी भी कंट्री के नहीं हो सकती जब आप चाइना के साथ अपने रिलेशन मजबूत कर रहे हैं तो राइट। तो आखिर चाइना को क्या प्रॉब्लम है सर? चाइना ताइवान को एज ए कंट्री क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है? हमें जानना पड़ेगा ताइवान का इम्पोर्टेंस क्या है चाइना के लिए। सो एज वी अंडरस्टैंड दैट चाइना हैज इमर्ज्ड एज अ जियोपॉलिटिकल सुपर पावर, जियो इकोनॉमिक मिलिटरीली इट हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट सुपर पावर। Okay. सो ऑब्वियसली अगर सुपर पावर है तो ताइवान बिल्कुल जोग्राफिकली नियर है चाइना के। और अगर हम देखें अगर ताइवान इंडिपेंडेंस हो जाए और सोवेरिनिटी इसकी रिकग्नाइज हो जाए तो ये उसके सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है बिकॉज हम देखेंगे यूएस कैन प्ले रोल देयर, वेस्टर्न कंट्री कैन प्ले अ रोल विद चाइना अगेंस्ट Taiwan. At the same time, Taiwan is also technologically in the area of science and technology. It is also one of the very very important player. So, for example, superconductor. Yes, in fact, साइंस में और इकोनॉमी के लिहाज से भी सुपर कंडक्टर्स दरअसल ताइवान की मोनोपोली कही जाती है। Exactly. दोस्तों, सुपर कंडक्टर्स बेसिकली चिप जैसे, क्योंकि आजकल मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी लैपटॉप जैसी सामग्री बनाने के लिए चिप का इस्तेमाल, सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है और वो हाईली लिमिटेड है इन नेचर और ताइवान ने लगभग अपनी मोनोपोली इसके ऊपर बना के रखी है एंड दिस इज व्हाई इसका कंट्रीब्यूशन और इसका रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है ताइवान को लेकर। अगर हम बात करें ग्लोबल सप्लाई, ताइवान का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है टेक्नोलॉजी के एरिया में, जैसे सुपर कंडक्टर हो, बड़ी बड़ी नई नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे रोबोटिक हो, मशीन लर्निंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। तो ट्रेड के मुताबिक, टेक्नोलॉजी के मुताबिक ताइवान एक संपन्न देश है अपने आप में। सर एक और सवाल है आपसे, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, राइट? आखिर इसका डिस्प्यूट क्या है और चाइना और ताइवान को लेकर के क्या स्टैंड पॉइंट है इसमें? ओके, सो यस, अगर हम बात करें आरओसी की, दैट इज रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो फॉर्मली ये ताइवान का नाम है जो कि ताइवान अपने आप को बोलता है कि ओरिजिनल चाइना ये है और इसलिए बोलता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ओके। ऑन द अदर हैंड चाइना से इटसेल्फ पीआरसी, दैट इज पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, दैट इज say it is only original China and Taiwan is a part of it. So Republic of China is for Taiwan. जी। Okay, and people Republic of China is for China, right? जी। सर जैसा हमने अभी देखा कि नाउरू नाम देश ने हाल ही में ताइवान के साथ रिलेशंस खत्म करके बीजिंग की तरफ शिफ्ट कर ली है। तो आखिर इंटरनेशनल लेवल पे ताइना के साथ रिलेशन क्यों बहुत सारी कंट्रीज तोड़ रही हैं? क्या कारण है इसका? इसके जियोपॉलिटिकल रीजंस क्या हो सकते हैं? ओके, अगर हम बात करें ताइवान के बायलैटरल रिलेशन की तो काफ़ी गिनी चुनी कंट्रियां हैं जो ताइवान के साथ फॉर्मली बायलैटरल रिलेशन है, जिनकी एम्बेसी ताइवान में है, ताइवान की एम्बेसी उन कंट्री में है। लाइक जैसे कुछ कंट्री थी, जैसे एक वेटिकन सिटी है जो इस छोटी सी कंट्री है। एक अफ्रीका की अगर हम बात करें तो इस्वाती कंट्री है और एक गाम्बिया कंट्री है जो कि रिकॉग्नाइज करती है ताइवान को एज अ सोवेरियन इंडिपेंडेंट कंट्री। और इसके साथ छोटे छोटे आइलैंड कंट्री जो पहले रिकॉग्नाइज करते थे ताइवान को एज अ सोवेरियन इंडिपेंडेंट कंट्री, नाउरू, सोलोमन आइलैंड। सो अगर हम जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट देखें तो चाइना का चेक बुक डिप्लोमेसी, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, तो ये इतनी लार्ज संख्या में लार्ज रिसोर्सेज के साथ इन कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन्होंने और पॉलिटिकल एलिट्स को मैनिपुलेट कर रखा है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है उन कंट्री पर और उन कंट्रियों ने डिप्लोमेटिक टाई जो ताइवान के साथ थे खत्म हो गए और वो बीजिंग जाके शिफ्ट हो चुके हैं। जैसे अभी हमने देखा सर, आपने जो बात की नौरू की, तो नौरू का पहले काफ़ी स्टेबल रिलेशन था, सोवेरियन रिलेशन था, बायलैटरल रिलेशन था ताइवान के साथ। बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ चाइना एंड इट्स चेक बुक डिप्लोमेसी इन्फ्लुएंस, वी कैन सी दी changes in the policy of the country, those who are having bilateral relation with the Taiwan, now they are shifting to the Beijing. थैंक यू सर। सर इसी के ऊपर एक फॉलो अप क्वेश्चन आए हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि बीजिंग हैज फॉलोड अ पैटर्न ऑफ लुरिंग स्मॉलर नेशंस विद द प्रॉमिस ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, राइट? जाहिर सी बात है चाइना बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज को अपना बनाने के लिए एक तरह से उनको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट देकर, इंफ्रास्ट्रक्चर का लालच देकर के अपनी ओर खींचता है। सेम उन्होंने श्रीलंका में किया, मालदीव के साथ वो वही कर रहे हैं, राइट? तो उसकी इस स्ट्रैटेजी को लेकर के
आप क्या कहना चाहेंगे? राइट, और किस तरीके से ये इंटरनेशनल लेवल पे जियो पॉलिटिक्स के इक्वेशंस को चेंज कर रहा है? जी, चाइना पूरी कोशिश कर रहा है अपनी ताइवान को प्रेशराइज करने की, चाहे मिलिट्री पावर का यूज हो, चाहे फाइनेंशियल पावर का यूज होता है, जियो पॉलिटिकल पावर का यूज हो। मिलिटरीली चाइना इन्वेट कर रहा है स्काई पॉलिसी, ताइवान के स्काई को, उसके कोस्टल एरियाज को, और काफ़ी ज़्यादा इंटिमिडेट कर रहा है, ताइवान को प्रेशराइज कर रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं फाइनेंशियली, जैसा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का यूज करके चाइना छोटी छोटी कंट्री, बड़ी बड़ी कंट्री को इन्फ्लुएंस कर रहा है ताकि वो अपने रिलेशन ताइवान के साथ तोड़े और इसको रिकॉग्नाइज ना करे, और ये हम डिस्प्यूट दे सकते हैं बड़े कंट्रीज के साथ। राइट सर, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि चाइना या ताइवान का जो भी डिस्प्यूट रहा है उसको लेकर के यूनाइटेड स्टेट्स किस प्रकार से इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में इसको देखता है? आखिर उसका ताइवान और चाइना के साथ में किस तरह का संबंध है? क्या वो ताइवान को रिकॉग्नाइज करता है, और अगर नहीं तो यूएस के क्या स्टैंड पॉइंट है? जी, ये आपका काफी वैल्यूएबल क्वेश्चन है। व्हेन वी टॉक अबाउट द यूएस पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू द ताइवान एंड द चाइना, US follow one China policy under which it doesn't recognize the Taiwan as an independent sovereign country. Rather, it's considered Taiwan as a part of China. On the other hand, we can also see there has been dispute between the China and the USA on number of area. We had a trade war in between the USA and the China, and at the same time, we can see the US Indo-Pacific policy that aim to counter China's rise in the region, and there is a geostrategical confrontation that is going on in between the US and the China. So Taiwan is a weak point for the China. So US is supporting militarily, providing sophisticated weapon training and all intelligence information to the Taiwan, and thereby it is supporting the Taiwan defense forces for maintaining its independent sovereignty. So this is how US is playing the role. Excellent sir, thank you. यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का स्टैंड जानना बहुत जरूरी है। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ताइवान को लेकर के भारत का क्या स्टैंड है? आखिर भारत के आर्थिक या निवेश के स्तर पर या इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के बायलैटरल और मल्टीलैटरल पर्सपेक्टिव में भी भारत और ताइवान के संबंध कैसे हैं? इसके ऊपर थोड़ा सा प्लीज एनलाइटन कीजिए। अगर हम बात करें ताइवान और इंडिया की रिलेशंस की, तो इंडिया भी फॉलो करता है वन चाइना पॉलिसी को, जिसके अंदर इंडिया चाइना के साथ रिलेशन है बायलैटरल सोवेरियन रिलेशन, और ताइवान के साथ ऑफिशियली कोई डिप्लोमेटिक सोवेरियन रिलेशन नहीं है। तो हम एम्बेसी नहीं देखेंगी ताइवान की इंडिया के अंदर और इंडिया की ताइवान के अंदर। इसके अलावा इसके जगह पर ताइवान का इंडिया में ताइपी कमर्शियल एंड कल्चरल सेंटर है, जो कि फोकस करता है ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ केयर सेक्टर पर कोऑपरेशन पे। फॉर्मली एमएससी नहीं है। और इसके साथ साथ जैसा कि इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशंस बनते आ रहे हैं और बिगड़ते जा रहे हैं, तो हम इसमें देखेंगे कि इंडिया कोशिश कर रहा है ताइवान के साथ एक रिलेशन स्टैब्लिश करने का, और कई बार हम देख रहे हैं कि इंडिया के बड़ी हाई लेवल डेलीगेशन ने ताइवान विजिट किया है और नई टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इकोनॉमी, हेल्थ केयर सेक्टर में कई सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं। और जैसा कि हमें पता है ताइवान के पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया को चाहिए, और इंडिया के पास ऐसी बहुत सारी चीजें जो ताइवान को चाहिए, जैसे कि लेजिटिमेसी, रिकॉग्निशन, और ताइवान इंडिया को एक वैल्यूएबल एंड पोटेंशियल पार्टनर एंड अलाई समझता है, और इंडिया का सपोर्ट ताइवान के लिए एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट हो सकता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ताइवान ने एक पॉलिसी बना रखी है जिसका नाम है न्यू साउथबाउंड पॉलिसी, जो न्यू साउथबाउंड पॉलिसी, जिसके अंदर ये कोशिश फोकस करता है ऐसे लाइक माइंडेड पार्टनर, अलाइक से रिलेशन को बूस्ट अप करना और इंगेज करना और फर्दर कोऑपरेट करना। सो अभी ये व्यू होंगे मेरे इस मुद्दे पर। सर, चाइना के प्रेसिडेंट मिस्टर शी जिनपिंग ने अपने न्यू ईयर स्पीच में कहा था कि चाइना ताइवान के साथ रीयूनिफिकेशन करेगा, लेकिन 13 जनवरी को ही जब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ ताइवान ने मिस्टर लाई चिंगते की लीडरशिप में इलेक्शन को जीता है, तो इसके बाद चाइना और ताइवान की रीयूनिफिकेशन की बात तो और दूर नजर आती है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेटली चाइना का बहुत बड़ा प्रेशर ताइवान के ऊपर देखने को मिलेगा। चाइना के ऊपर किस तरह के डिप्लोमेटिक प्रेशर हो सकते हैं, इसके ऊपर यूपीएससी मेंस में सवाल पूछे जा सकते हैं, और जो विद्यार्थी अभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो प्लीज इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप रेडी कीजिए। यूपीएससी चाइना से संबंधित सवालों को अक्सर बहुत सीरियसली लेता है और इसलिए आपको भी लेना चाहिए। कमेंट करके आप हमें बताएं कि आखिर
भारत का स्टैंड चाइना और ताइवान को लेकर के क्या होना चाहिए। क्या अभी जो वर्तमान में सर ने बताया कि ताइवान को लेकर के भारत का भी जो स्टैंड है वही सही है या इससे बेहतर भी विकल्प हो सकते हैं। यूपीएससी पॉडकास्ट के इस समागम में मैं धन्यवाद करता हूं हमारे आज के एक्सपर्ट मिस्टर विकास सरन सर का, जिन्होंने चाइना ताइवान रिलेशंस के ऊपर इतने अच्छे से हमें इनलाइटन किया। और मेरी गुजारिश होगी उनसे कि वो आने वाले समय में भी आपको इस तरह का मार्गदर्शन देते रहें, स्पेशली इन द इंटरनेशनल रिलेशंस। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा यूपीएससी पॉडकास्ट। अगर आपको आज की हमारी सीरीज बहुत पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यूपीएससी तैयारी को लेकर के आपके मन में किसी भी तरीके का सवाल हो तो आप बेझिझक हमसे जुड़े। आपके स्क्रीन पे ये नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे जुड़ करके आप डायरेक्टली हमारे सिलेक्टेड ऑफिसर्स, सर्विंग ऑफिसर्स और इंटरव्यू क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जैसे मेंटोर्स से गाइडेंस ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन आईएएस सिलेक्टेड ऑफिसर्स और कुछ एनजीओ जो कि दिल्ली में है, जैसे हम होंगे कामयाब, सिलेक्शन भारत फाउंडेशन की एक इनिशिएटिव है जिसमें हाई क्वालिटी की कोचिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और बहुत ही अफोर्डेबल फी पे, जहां आपको 90% तक की स्कॉलरशिप हमारी एनजीओ प्रोवाइड कर देती है। इस तरह के बेहतरीन कंटेंट को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन आईएएस को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और यूपीएससी का मटेरियल और इस पॉडकास्ट की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने फर्स्ट कमेंट में पिन किया है, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए और हमेशा की तरह आज भी बहुत सारा प्यार और मोहब्बत देने के लिए सिलेक्शन आईएएस की पूरी टीम की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं कलाम आजाद आपके उज्जवल और सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद। ज्वाइन सिलेक्शन आईएएस, लेट्स गेट सेलेक्टेड।